हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। इन द प्रीवियस क्लास हमने देखे थे एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज। उसके बाद में हमने देखे थे कि एसिड्स किस तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट होकर सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आज हम देख रहे हैं एसिड्स और बेसेस जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे तो कौन सा नया प्रोडक्ट हमें मिलेगा, किस तरीके से एसिड्स और बेसेस में रिएक्शंस होंगी। उसको पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मैं रिवाइज कर देता हूँ कि एसिड्स एक्चुअली क्या होता है। जब हम एसिड्स को वाटर के साथ में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वाटर के साथ में डिसॉल्व होने के बाद में वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोनियम आयंस, H+ आयंस जो हम कहते हैं, वो फॉर्म करते हैं एसिड्स। उनको कहा जाता है एसिडिक इन नेचर। वैसे सब्सटेंसेस को, वैसे कंपाउंड्स को कहा जाता है एसिडिक इन नेचर। लिटमस के अकॉर्डिंगली हमने दूसरी भी डेफिनेशन देखे थे। एक और आपको ध्यान में रखना है कि व्हेन acids are soluble in water, they release or they dissolve in water, they give or they form hydrogen ions और hydronium ions प्लस आयंस, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयंस, वो रहेंगे एसिड्स। और बेसिक क्या रहेगा, बेस मीन्स ऑन डिसॉल्व और डिसोसिएट इन वाटर। जब वो ब्रेक होते हैं, उनका बॉन्ड ब्रेक होता है वाटर के साथ में, तब वहाँ पर बेसिक एलिमेंट या बेसिक सब्सटेंसेस क्या करेंगे, OH- आयन मीन्स हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म करेंगे। उन्हें कहा जाता है बेसिक इन नेचर। वो क्या रहेंगे, बेसिस। उनको क्या कहेंगे, बेसिस। तो चलिए बढ़ते हैं। जब ये जो एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, ये क्या इनमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो आपको ध्यान में रखना है व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, व्हेन acids and bases react with each other, they form salt and water। क्या फॉर्म करेंगे वो, सॉल्ट एंड वाटर। देखते हैं एक्टिविटी के ऊपर से समझने की कोशिश भी करते हैं। एक्टिविटी में हमें बोला गया है कि 2 ml हमें लेना है डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें लेना है जो कि बेसिक है, एंड देन आफ्टर हमें लेना है 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन। उसमें हमको क्या मिक्स कर देना है, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन, मतलब 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन डालेंगे हम NaOH के सॉल्यूशन में। तो फिनोल्फ्थालीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, और जब उसमें हम बेसिक NaOH इज अ बेस, सो जब हम उसमें बेस मिक्स कर देंगे, जब उसमें हम बेस मिक्स कर देंगे तो NaOH के सॉल्यूशन में हम क्या ऐड कर रहे हैं, 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थालीन। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कलर है सॉल्यूशन का वो क्या बन जाएगा, आपका पिंक। कलर कैसा बन जाएगा, पिंक। आपने देखे थे कि अगर बेसिक नेचर है कोई भी सब्सटेंस का या फिर सॉल्यूशन का, तो फिनोल्फ्थालीन का कलर क्या हो जाता है, कलरलेस टू पिंक बन जाता है। वही होगा यहाँ पर। वहाँ पर पूछे व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, पिंक। देन अगेन ऐड द डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। और फिर जो आपका NaOH का सॉल्यूशन है जिसमें हमने फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर ऐड कर दिए, उस सॉल्यूशन में हमें क्या ऐड करते चलना है, डाइल्यूट HCl जो कि है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमें इसमें क्या करना है, डाइल्यूट HCl ऐड करते चलना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, देखो इज देयर एनी कलर चेंज इन द फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो वो जो रिएक्शन वहां पर होगी, वो जो आपने जो रिएक्शन बोले, वो जो रिएक्शन वहां पर होगी, उनमें क्या कोई कलर चेंज देखने मिलता है हमें, वो हमें चेक करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो देखो आपने जब उसमें कलर फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर डाले थे तो वहां पर क्या हो गया था, पिंक कलर आ गया था। जैसे जैसे हम उसमें वाटर अपना एसिड मिक्स करते चलेंगे, जैसे जैसे हम उस बेसिक सॉल्यूशन में एसिड मिक्स करते चलेंगे, तो वहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस बनता हो चले जाएगा। वो क्या हो
डिड द कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड? तो जो कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन है जो कि पहले पिंक था वो क्यों कलरलेस बन गया? क्यों कलरलेस बन गया? बिकॉज एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। आपको बड़ा क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है वहां पर, व्हाई डिड द कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड? जब हम NaOH सॉल्यूशन जिसमें हमने फिनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज किए थे तो उसका कलर पिंक हो गया था, तो उसके बाद में जब उसमें हमने एसिड ड्रॉप वाइज डालते गए तो क्यों उसका कलर चेंज होते गया और कलरलेस बन गया? बिकॉज एसिड गेट न्यूट्रलाइज बाय द बेस। एसिड को क्या हो रहा है, एसिड क्या कर रहा था वहां पर, बेस को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा था, या फिर बेस एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा था। नाउ ड्रॉप अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH ऑफ द अबव मिक्सचर। अब हमें क्या करना है कि उसमें और कुछ ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन डाल देना है। क्या डाल देना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन। ओके, डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फथालीन रीअपीयर? तो क्या फिर से उसमें पिंक कलर रीअपीयर हो जाएगा? यस, हो जाएगा उसमें। ओके, दैट इज फिनोल्फथालीन इंडिकेटर हैज चेंज द कलर बिकॉज कि जब हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर में बेस मिक्स करते हैं तो वहां पर उसका कलर क्या बन जाएगा? पिंक। देखो बहुत ही सिंपल है, जब एसिड में अगर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाले हमने तो वहां पर उसका कलर क्या बन जा रहा था? कलरलेस। जब उस फिनोल्फथालीन इंडिकेटर में फिर से NaOH हमने डाले तो वहां पर क्या हो रहा था? जो कलर है वो क्या हो रहा था? वो कलर हो रहा था पिंक फिर से। तो इसमें से हमको क्या पता चल रहा है, ये जो हमने इंटरचेंज कर करके देखिए, इस पर से हमको क्या पता चल रहा है कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। क्या करने का काम करेंगे? न्यूट्रलाइज करने का काम करेंगे। वो क्या करेंगे? अगर फिनोल्फथालीन इंडिकेटर अगर हमने एसिड में डाल दिए उस सॉल्यूशन में, एसिड सॉल्यूशन में, तो कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस आ जाएगा वो। अगर उसमें हमने पिंक अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि बेस डाल दिए तो वहां पर क्या आ जाएगा? पिंक कलर वो शो करेगा कि वो क्या है? बेसिक इन नेचर। तो ये आपको एक्टिविटी दी हुई थी। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? क्यों ऐसा हो रहा होगा कि कभी पिंक आना, कभी कलरलेस बन जाना, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो इफेक्ट है एसिड का वो बेस क्या कर रहा है? उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। जो एसिड का इफेक्ट है उस सॉल्यूशन में उसको बेस क्या करता है? न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। न्यूट्रलाइज करने का काम करना मींस क्या? नलीफाई करना, उसको बैलेंस करना। समझ में आ रहा है? तो जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होंगे तो वहां पर फॉर्म होगा सॉल्ट एंड वाटर। तो वहां पर क्या फॉर्म होगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो वो जो रिएक्शन है उसको हम ऐसा लिखेंगे, व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विद बेस, द बेस न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड डिस्ट्रॉय द एसिडिटी। वो क्या करता है? बेस डिस्ट्रॉय कर देता है एसिडिटी को, बिकॉज कि वो उसको क्या करने का काम करता है? न्यूट्रलाइज। क्या करने का काम कर रहा है वो? न्यूट्रलाइज। देन आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस को रिएक्ट होने के बाद, बेस के साथ में रिएक्ट होने के साथ में न्यूट्रलाइज करता है बेस को, या फिर बेस जब एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। कौन सी रिएक्शन बोला जाता है उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन आफ्टर अगर हम एग्जांपल लेते हैं आपके एक्टिविटी पर से, तो वहां पर हमें देखने मिलेगा फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो हमें मिलता है यहाँ पर सोडियम। यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन लिखा था मैंने, हाँ, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये होगा आपका रिएक्शन।
for the neutralization. It is also known as a neutralization reaction. इसे और कौन से नाम से बुला सकते हैं हम? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वेरी सिंपल रिएक्शन इज दिस. जब अब आपको इस पर से क्या कंक्लूड करना है कि when acid and base react with each other, it gives salt and water. It is known as a neutralization reaction. As base neutralize acid और vice versa, means acid base को neutralize करता है और base acid को neutralize करता है. वो हमने पढ़े एक्टिविटी 2.6 के भी बेसिस पे, जहाँ पर कलर चेंज हो रहे थे. जैसे जैसे हम सॉल्यूशन एक दूसरे की इसमें इंटरचेंज कर रहे थे, फिनाल्फथैलिक इंडिकेटर का कलर चेंज हो रहा था. समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आपको ध्यान में भी रखना है. क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, व्हाट विल हैपन व्हेन द बेस रिएक्ट विद एसिड और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो आपको लिख के जमने होगा, इजी है. ठीक है, फिर बढ़ते हैं आपके अगले टॉपिक की ओर, जो कि दिया हुआ है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस. अब बड़ा ही सिंपल यहाँ पर कंक्लूजन है हमारा, जहाँ पर सबसे पहले मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं वो हम समझेंगे. ओके, तो ध्यान दो, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं. सबसे पहले मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड. जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बोलो, तो वहां पर वो फॉर्म करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड. वो क्या फॉर्म करते हैं? मेटेलिक ऑक्साइड्स. फॉर एग्जांपल लाइक सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्साइड फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइक दैट. उसके बाद में आते हैं हम नॉन मेटेलिक के ऊपर में. सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बोल रहा है? व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ एयर. जब नॉन मेटल रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो वहां पर क्या फॉर्म होंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. वहां पर क्या फॉर्म होंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. लाइक हम बात करेंगे सल्फर ऑक्सीजन के साथ में मिक्स हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा. फिर हम बात करेंगे कार्बन की, तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. बात करते हैं हम नाइट्रोजन गैस की, तो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा. तो इस प्रकार से नॉन मेटेलिक और मेटेलिक का ये डिफरेंस है. अब यहाँ पर हमारा हेडिंग जो है वही कुछ इस प्रकार से है कि जब एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में और बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होंगे तो क्या फॉर्म होगा. तो इसलिए हमने पहले जान लिए कि मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं. मैंने आपको लिखकर भी दिया हूँ, देखो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर द मेटल्स बॉन्डेड विद ऑक्सीजन. बॉन्डेड का मीनिंग है कि उनका वहाँ पर बॉन्डिंग होता है. लाइक आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़े, बॉन्डिंग मतलब उनकी बैलेंस शेल के अकॉर्डिंग जितनी उनकी वैलेंसी रहेगी उतना वहाँ पर क्या होता है? बॉन्ड होता है, उनका बॉन्ड बनता है, मतलब वो ज्वाइन होते हैं, कंबाइन होते हैं किसी दूसरे एटम के साथ में. तो यहाँ पर क्या होंगे? मेटल्स के जितने भी एटम्स रहेंगे वो रिएक्ट होकर बॉन्ड तैयार करेंगे ऑक्सीजन के साथ में. मीन्स सिंपल शब्दों में बोला जाए तो मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन फॉर्मिंग द मेटल ऑक्साइड. लाइक एग्जांपल Na2O, क्योंकि इनके भी जनरल फॉर्मूलेज होते हैं जो हमने मेंडेलियस के पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे. Na2O, फिर CaO बेरियम ऑक्साइड, BaO, MnO भी पढ़ सकते हैं आप, है ना. MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, आर द मेटेलिक ऑक्साइड. फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं? द नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, दे प्रोड्यूस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स. अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की अगर हम बात करेंगे तो आपको देखने मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देन आफ्टर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. तो ये जो नॉन मेटल्स है ये रिएक्ट होकर क्या फॉर्म करेंगे? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो कि बोला गया है कि व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड.
तो वहां पर भी बड़ा ही सिंपल है। देखो एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, मींस जब एसिड रिएक्ट होगा मेटल ऑक्साइड के साथ में तो वो फॉर्म करेगा वहां पर सॉल्ट एंड वाटर एज सिमिलर टू दैट ऑफ द एसिड रिएक्ट विथ बेस। किसको सिमिलर है ये? जो एसिड रिएक्ट विथ बेस में हो रहा था, प्रोडक्ट हमें मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेटल ऑक्साइड की। ये जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड, ये जो है ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर? मेटल ऑक्साइड, और रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, HCl के साथ में। तो वो क्या देगा? देखो यहाँ पर भी रिएक्शन में बता दे रहा हूँ आपको, रिएक्शन में आपको बता दे रहा हूँ, ये जो मेटल ऑक्साइड है ये रिएक्ट हो रहा है हाइड्रोजन के साथ में, तो इनमें कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनता है। जो मेटल ऑक्साइड है वो हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रहता है, मेटल ऑक्साइड पे जो मेटल रहता है उसमें रहता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो रिएक्ट होगा उसके नेगेटिव चार्ज वाले एटम के साथ में, मतलब कि Cl के साथ में, जिसके ऊपर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड फॉर्म करेंगे अपने एक दूसरे के साथ में। वही फिर हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के ऊपर में होता है नेगेटिव चार्ज, जनरली देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जो उसको जरूरत होती है बैलेंस की। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के जो कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन सेपरेटली इंडिविजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो तैयार हो जाएगा हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ में जाने को, तो वहां पर वो फॉर्म करेगा H2O। इस प्रकार से वो होता है, ये आपको समझाने के लिए था इस प्रकार से बॉन्डिंग होती है, जो आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है। हमको सिंपल वे में समझना है, तो ऐसे, और ये बना दिया उनकी बॉन्डिंग, बन गया CuCl2 सॉल्ट, जिसको हम बोलते हैं कॉपर क्लोराइड, जिसका कलर होता है ब्लू ग्रीन, जिसका कलर होगा ब्लू ग्रीन, और हमें मिलेगा वाटर, और क्या मिलेगा हमें? वाटर। इज इट क्लियर अप टू दिस? तो ये हो गई रिएक्शन फॉर मेटल ऑक्साइड विथ एसिड। अब हमें अगर बोलना है मेटल ऑक्साइड विथ एसिड तो कैसे बोलेंगे? ध्यान दो, when metal oxide react with acid it gives salt and water. For example, when copper oxide react with dilute hydrochloric acid it forms copper chloride which is a salt and H2O which is a water. ओके, ये हमको बोलना पड़ेगा वर्ड्स में, और आपको लिखना है दूसरों को, और उसके बाद में उसका इक्वेशन बैलेंस होना जरूरी है। हम यहाँ पर चेक कर रहे थे कि अपना इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। पहले रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है उनके पूरे के पूरे, पहले रिएक्टेंट साइड में जो एलिमेंट है उनके पूरे के पूरे जो ये है वो काउंट कर लेते हैं। Cu का है 1, O का है 1, आफ्टर दैट H का है 2 और Cl के है 2। प्रोडक्ट साइड में Cu का है 1, आफ्टर दैट O के है वहां पर 1, हाइड्रोजन के है 2, और ऑक्सीजन के भी लिखते हैं, सॉरी Cl के लिखते हैं 2, मींस कि ये भी करेक्ट है अपने। ठीक है, मतलब ये बैलेंस इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है ये? बैलेंस इक्वेशन है। तो इस प्रकार से आपको करते रहना है, बैलेंसिंग पर भी ध्यान देना है, वो भी काफी मेन चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़े when acid and base react with each other they form the salt and water which is neutralization reaction। and हमने पढ़े जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होते हैं कौन? एसिड, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं? फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वगैरह इसको हम नहीं बोलेंगे, बट वो न्यूट्रलाइज करते ही है जनरली। ओके, हाँ चलो, तो इतने पार्ट का अभी क्या करो, स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद में हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस, मतलब जब बेस रिएक्ट होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड तो मैंने आपको बता ही दिया क्या होते हैं। जब कोई नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो उन्हें कहा जाता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो जब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेंगे किसी बेस के साथ में, तो वो क्या फॉर्म करेंगे, किस तरीके से वहां पर रिएक्शन होगी। सो you have to remember that
व्हेन द नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बेस दे आल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। वो फिर से क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स कि जब आपने एसिड और बेस सुने थे, उनके रिएक्शन करे थे, तो वहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा था। जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट हो रहे थे तो वहाँ पर भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा था। हाँ, और एक चीज़ मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती है। एक्चुअली वहाँ पर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जहाँ पर उसको भी एक मतलब टाइप कहा जा सकता है एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। और सॉल्ट एंड वाटर कब फॉर्म होता है? जब एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ में, तभी। तो वहाँ पर एसिड रिएक्ट हो रहा था, इसके पहले रिएक्शन में HCl जो है वो एसिड रिएक्ट हो रहा था, तो वहाँ पर मेटल ऑक्साइड किसका काम कर रहा था? वहाँ पर मेटल ऑक्साइड किसका काम कर रहा था? बेस का काम कर रहा था। इन द प्रीवियस रिएक्शन मेटल ऑक्साइड जो CuO है वो किसका काम कर रहा था? वहाँ पर बेस का। मतलब कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर होते हैं टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। वो क्या फॉर्म करते हैं फिर? सॉल्ट एंड वाटर। बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कंफ्यूज नहीं होना है। हम किस तरीके से बोल सकते हैं कि बेस मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं? बिकॉज व्हेन द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड व्हेन द रिएक्शन इन द रिएक्शन प्रोडक्ट बिकम सॉल्ट एंड वाटर व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। तो यहाँ पर तो एसिड प्रेजेंट है और उसको बेसिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए बेस की जरूरत लगेगी। तो बेसिक प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं? मेटल ऑक्साइड। कौन शो करते हैं? मेटल ऑक्साइड। सो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एज दे फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर विद द रिएक्शन ऑफ एसिड। वो बेसिक इन नेचर होते हैं क्योंकि वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं बिटवीन द रिएक्शन विद एसिड। जब उसके साथ में उसकी किसके साथ में रिएक्शन होती है? एसिड के साथ में। ओके। और अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है, क्या बोल रहा हूँ मैं? नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। तो जो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है वो जब बेस के साथ में रिएक्ट होते हैं तो फिर से वो क्या फॉर्म कर रहे हैं? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब इट इज आल्सो द टाइप ऑफ अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वेयर बेस हैव टू रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पर आपके पास में CaOH/2 ये तुम्हारा बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा बेस है जो कि रिएक्ट हो रहा है नॉन मेटल के साथ में, के साथ में। तो वो फॉर्म कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इन अ सॉल्ट फॉर्म एंड H2O विच इज अ वाटर। तो यहाँ पर एक बेस किसके साथ में रिएक्ट हो रहा है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ में, जो कि शो करता है एसिडिक प्रॉपर्टी, एसिडिक नेचर। जो कि क्या शो करता है? एसिडिक नेचर। क्योंकि अगर ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है तभी जाके तो बेस के साथ में रिएक्ट होकर वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है ना अभी? क्योंकि एसिडिक नेचर शो करने के कारण ही जब वो बेस के साथ में रिएक्ट होगा तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, और न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ वो क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। क्या फॉर्म करेंगे वो? सॉल्ट एंड वाटर। तो इज इट क्लियर अप टू दिस? अभी समझ में आ गया आपको कि क्यों वो बेसिक इन नेचर है और एसिडिक इन नेचर होते हैं मेटल नॉन मेटालिक ऑक्साइड? ठीक है, क्योंकि वो बेस और एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। तो इस वजह से वो क्या फॉर्म करेंगे? वहाँ पर बेसिक एंड सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे और उन्हें कहा जाएगा बेसिक एंड एसिडिक इन नेचर। मतलब कि अगर हमें कंक्लूजन लिखना है तो हम लिखेंगे मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल बोल रहा है, नॉन मेटालिक बोलो, वो रहेंगे एसिडिक इन नेचर। वो क्या रहेंगे? एसिडिक इन नेचर। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, इस पर से हमने वो कंक्लूजन निकाली।
तो अभी ये जो हमने नॉन मेटालिक और मेटालिक की जो बात करी है मैं आपको शॉर्ट में सिंपल वे में समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखे कि जब एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ में तो वो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर। इट मीन्स कि वहाँ पर बेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है और एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो वहाँ पर फॉर्म हो रहा है सॉल्ट एंड वाटर। उसके बाद में हमने रिएक्शन देखे बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एसिड। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो रहा था बाय द मेटल ऑक्साइड एंड फॉर्म हो रहा था वहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब है कि बेस जो है वो बेस का काम कौन कर रहा है वहाँ पर? बेस का काम कर रहा है वहाँ पर, बेसिक नेचर का काम कर रहा है वहाँ पर मेटल ऑक्साइड। उसके बाद में हम आए यहाँ पर तीसरे रिएक्शन में, जहाँ पर हमने फिर से देखे कि जब बेस के साथ में नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट होंगे लाइक CO2, तो वो भी क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब यहाँ पर बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड की जरूरत थी और वो कमी कौन पूरी कर रहा है? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो वो कौन सा रहेगा? एज अ एसिडिक इन नेचर। वो क्या रहेगा? एसिडिक इन नेचर। कौन एसिडिक इन नेचर रहेगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड, जो कि किसको न्यूट्रलाइज कर रहा है? जो कि न्यूट्रलाइज कर रहा है बेस को। नॉन मेटालिक ऑक्साइड न्यूट्रलाइज करेगा बेस को। इज इट क्लियर अप टू दिस? चलो, तो ये आपका इतना पार्ट हो गया। अभी हमें पढ़ना है नेक्स्ट, व्हाट डू द ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन। और सब एसिड्स और बेसेस में क्या कॉमन चीजें होती है, ठीक है। उसके पहले आपको इन टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Why should the curd and the sour substance do not be kept in the brass and copper vessels? मतलब कि जो कर्ड है और सोअर सब्सटेंस जितने भी है जो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं वो उनको हम किस में नहीं रख सकते? ब्रास और कॉपर वेसल्स में। क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज ऑफ कि जब मेटल और एसिड के साथ में रिएक्ट होता है तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैरी आउट होती है। मतलब एसिड और बेस तैयार होता है, सॉल्ट और वाटर तैयार होता है। इट मीन्स कि वहाँ पर एसिड कोरोसिव प्रॉपर्टी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है? कोरोसिव प्रॉपर्टी शो करता है। और जो कंटेनर है एसिड्स अगर हम उसमें रखते हैं, सपोज कोई कंटेनर में किसके? ब्रास और कॉपर के कंटेनर में अगर हम एसिड्स रखेंगे तो वो उसको क्या कर देंगे? तो कोरोजन वहाँ पर हो जाएगा। उस कोरोजन की वजह से ही हम वहाँ पर हम कर्ड और जो सोअर सब्सटेंसेस है जो कि एसिड होते हैं उनको हम वहाँ पर नहीं रखते, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड इज रिएक्ट विथ मेटल। जब एसिड रिएक्ट होता है मेटल के साथ में तो जनरली कौन सी गैस लिबरेट हो सकती है? यूजुअली, कभी कभार, तो वो होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस लिबरेट होगी वहाँ पर? हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर हम मेटल की बात करेंगे तो सोडियम ले लेते हैं, सोडियम प्लस HCl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सोडियम के साथ में Cl ज्वाइन हो जाएगा और H2 ये गैस निकल जाएंगी तो वो लिबरेट हो जाएंगी। मतलब सोडियम प्लस 2HCl गिव्स NaCl2 और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ऐसा अगर कोई एसिड सोडियम के साथ में मतलब कि कोई मेटल के साथ में रिएक्ट होता है तो वहाँ पर क्या फॉर्म होता है? हाइड्रोजन गैस यूजुअली लिबरेट होती है। इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, हमने एग्जांपल भी बता दिए। हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस? कैसे हम उसको टेस्ट करेंगे? हम कोई भी एक मेटल लेंगे जिसके साथ में हम रिएक्शन कर देंगे किसकी? अपना एसिड की, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, H2SO4 भी ले सकते हो और उसका टेस्ट आप करना है आपको परफॉर्म लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब वगैरह में लेके, ठीक है। हाँ, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन इज दैट मेटल कंपाउंड A रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस इफरवेंसेस। वहां पर देखो पहले क्या बोला गया है कि मेटल कंपाउंड A रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब अगर तुम्हारा सपोज कोई मेटल कंपाउंड A है वो रिएक्ट हो रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो वहां पर हमें क्या मिलेंगे? इफरवेंसेस। अब इफरवेंसेस जो मिल रहा है, जो आपको इफरवेंसेस
इफरवेसेंस है वो, मैंने उसको अलग पढ़ दिया। हाँ, इफरवेसेंस जो मिल रहा है ये क्या है आपके एक्चुअली में बबल्स है। क्या है? बबल्स है, ये तैयार होते बोले। तो उसके बाद में द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश अ बर्निंग कैंडल राइटर के, हाँ वहां पर जो गैस इवॉल्व हो रही है वो क्या होगी? इवॉल्व होंगी और वो जलते चली जाएंगी किसके थ्रू? बर्निंग कैंडल के थ्रू। तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड। तो हमको यहाँ पर एक ऐसा कंपाउंड लेना है जिसका रिएक्शन अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में हुआ तो हमें कंपाउंड मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड, मतलब CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बोले ना, CaCl2 ये कंपाउंड मिलेगा। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन रहेगी? तो हम यहाँ पर लेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ ये जो पार्ट है ये, हम यहाँ पर लेंगे A के स्थान पर लेते हैं हम CaCO3। क्या लेते हैं? A की जगह पे CaCO3 को हम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ में। तो हमें देखो क्या मिलेगा? Ca और Cl ये एक साथ आ जाएंगे, मतलब हमारा CaCl2 बन गया। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। ओके, CaCl2 बन गया हमारा। फिर हमको बाकी जो रिमेनिंग कंपाउंड है वो हमको निकालना है। तो यहाँ से Ca निकल गया, यहाँ से Cl निकल गया, बचा H और यहाँ पर CO3। तो CO3 में से CO2 बाहर निकल सकता और बचा O, और यहाँ पर 2H मतलब कि H2O। ऐसा ये रहेगी आपकी इक्वेशन, ये रहेगा आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इंडेक्स क्वेश्चंस को भी ध्यान देना है, वो भी पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रिपेयर करके चलना है सभी बच्चों ने। ठीक है, तो ये हो गया आपके पहले 3 क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में के। उसके बाद में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं अगला टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। सब में क्या समानता है वो हमें पढ़ना है। पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा यहाँ तक के क्लियर हो गया अभी तक के। ठीक है, बढ़ाइए, आराम से अपन पढ़ रहे हैं। आपको पूरी एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कैसे कैसे क्या रिएक्ट होता है, एंड देन आफ्टर आपको प्रॉपर्टीज भी जो एसिड्स और बेसेस की है अभी जो कॉमन हम पढ़ेंगे वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कॉमन प्रॉपर्टीज या फिर क्या कॉमन थिंग्स है जो शो करते हैं एसिड्स और बेसेस जब वो डिसॉल्व होते हैं वाटर के साथ में। तो शुरुआत करते हैं, जैसे आपको पहले एक्टिविटी दी हुई है आपके टेक्स्ट बुक में, बट मैं आपको पहले वो जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो समझा देता हूँ, एंड देन आफ्टर हम बढ़ेंगे एक्टिविटी की तरफ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि वो एक्टिविटी में एक्चुअली में क्या बोला गया था। जो पेज नंबर 23 पे जो आपको एक्टिविटी दी गई है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको पूरा जो हमने यहाँ पर लिखे है अभी बेसिक और एसिड के बारे में, वही आपको वहाँ पर वो पूरा समझाया गया है। हो सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटी आपको क्वेश्चन पूछ ले आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एसिड क्या बोल रहा है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर। इट मीन्स कि जब हम एसिड को, जो भी एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा उसको अगर डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ में, तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा? हाइड्रोजन आयंस तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे? हाइड्रोजन आयंस तैयार होंगे, जो कि शो करेंगे कि एवरी एसिड हैव द हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस। क्या रहेंगे वो? हाइड्रोजन प्लस आयंस, H प्लस आयंस वहाँ पर क्या होंगे? रिलीज होंगे, दैट इज प्रोड्यूस होंगे वहाँ पर। उसको कहा जाता है एसिड। ये एक और डेफिनेशन है एसिड की जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब वाटर के साथ में क्या हो रहा है? रिएक्ट हो रहा है। जब वो वाटर के साथ में मतलब डिसॉल्व हो रहा है वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पर डिसॉल्व होने के साथ ही साथ वो क्या तैयार करता है? जैसे ही वो वाटर के साथ में डिसॉल्व होता है तो वो क्या तैयार करेगा? वो तैयार करेगा हाइड्रोजन प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में और Cl माइनस आयन। तो ये जो हाइड्रोजन आयन है ये फॉर्म होता है हर एक एसिड के साथ में। आप कॉमनली देखोगे तो H2SO
हाइड्रोजन प्लस आयन व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, बट एक्सेप्ट टू थिंग्स, जो ग्लूकोज और ग्लूकोज के साथ साथ हम बात करेंगे अल्कोहल की, ये नहीं करते वो प्रॉपर्टी शो, वो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद में हाइड्रोजन आयंस को रिलीज नहीं करते हैं, तो उसका वहाँ पर एक्सेप्शन है। लेकिन बाकी जो अदर देन बाकी जो एसिड्स है वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन को रिलीज करेंगे। ओके, पर एक नोट हमें ध्यान में रखना है उसके लिए, हमने तो बोल दिए कि हाइड्रोजन आयन जो है वो तैयार होते हैं, लेकिन हमको एक ध्यान में रखना है नोट की हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जो ये हाइड्रोजन आयन आपके फॉर्म हो रहे हैं ये हमेशा अकेले एग्जिस्ट नहीं रहेंगे कोई भी सॉल्यूशन में, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। वो कब एग्जिस्ट होंगे, जब वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन हो जाएंगे, लाइक H2O के साथ में जब वो कंबाइन हो जाएंगे तभी जाके वो क्या रहेंगे, एग्जिस्ट रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको ध्यान में रखना है ये रिएक्शन मीन्स हाइड्रोजन आयंस प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयंस। क्या कहा जाएगा इसको, हाइड्रोनियम आयंस, मतलब हाइड्रोजन प्लस वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयंस, दैट इज H3O प्लस, H3O प्लस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वहां पर आपकी जो एक्टिविटी दी हुई है उसमें भी ये केस दिया हुआ है कि जो ये ग्लूकोज और अल्कोहल है ये शो नहीं करते एसिडिक नेचर, क्योंकि जब उनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो H+ आयंस जो है वो वहाँ पर सेपरेट आउट नहीं होते उनके कंपाउंड में से, इसीलिए वहाँ पर वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते। और एसिडिक प्रॉपर्टीज या फिर एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करेगा, जो वाटर के साथ में डिसॉल्व होने पे, वाटर के साथ में डिसॉल्व होने पे या डिसोसिएट होने पे हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, उसे कहेंगे हम एसिडिक इन नेचर। उसे क्या कहेंगे, एसिडिक इन नेचर। अब उसी के बेसिस पे फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड भी बना है, जो अगला टॉपिक रहेगा हमारा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस भी बना है, जो भी अपना अगला टॉपिक रहेगा। लेकिन पहले ये समझ लेना काफ़ी ज़रूरी था, तो हमने एसिड के बारे में समझ लिए। अब आते हैं बेस के ऊपर। बेसिक में क्या रहेगा, तो बेस क्या होता है, व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, जब हम बेसिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, देन इट प्रोड्यूसेस द हाइड्रोक्साइड आयन। व्हिच आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, OH- आयंस वो क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। सॉरी, जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो कि क्या शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। वो क्या शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। अ बेस इज अ सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर, प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन इन अ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी डिसॉल्व NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH सॉल्यूशन मतलब कि क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ में डिसॉल्व करते हैं तो वहाँ पर सोडियम के आयन अलग और OH- आयन अलग सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर उसका डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएट हो रहे हैं, वो डिसोसिएट हो रहे हैं मतलब वो अलग अलग होना, सेपरेट होना। समझ में आ रहा है, सेपरेट होना, उनके आयंस सेपरेट होते हैं, इसीलिए उसको आयोनाइजेशन भी कहा जाता है। ओके, तो आयंस भी सेपरेट हो रहे हैं वहाँ पर, या फिर डिसोसिएशन हो रहा है किसका, आयंस का। समझ में आ रहा है, उसमें पॉजिटिव आयंस ऑफ सोडियम अलग हो रहा है और नेगेटिव आयंस ऑफ हाइड्रोक्साइड अलग हो रहा है। जहाँ पर OH- आयन फॉर्म होते हैं तो सभी इसमें OH- आयन ही फॉर्म हो रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टी में, बेस में। इसीलिए हम बोलेंगे कि जब बेस रिएक्ट होगा या फिर डिसॉल्व होगा वाटर में, तो वहाँ पर OH- दैट इज हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म होंगे। लाइक KOH में भी आपको दिख के आ रहा है कि K+ और OH-, मतलब कि यहाँ पर भी OH- के आयंस फॉर्म हो रहे हैं। तो इट मीन्स व्हेन द बेस इज डिसॉल्व इन वाटर, देन इट शोज द बेसिक प्रॉपर्टीज। वो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज। मतलब कि वहाँ पर OH- आयन फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे,
बेसिक नेचर शो करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये था आपका बेसिक और एसिडिक में कॉमन चीज़ें क्या होती है। अब बढ़ते हैं आपके जो एक्टिविटी दी हुई है 2.8 उसकी ओर, उसको मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ और आपको समझा के बता देता हूँ क्या बोला है। देखो, हमें लेना है सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। 4 सॉल्यूशन लेना है हमें, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, फिक्स 2 नेल्स इन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन द 100 ml बीकर। वो देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एक आपने कॉर्क लिया हो रबर का, उसमें हमने 2 नेल्स फंसा दिए, वहाँ पर प्लेस कर दिए और उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 100 ml के बीकर में रख दिए उसको। ओके, 100 ml के बीकर में क्या क्या लिया हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। वो जो 100 ml बीकर है उसमें क्या लिया हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन लिया हुआ है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि वो जो 2 नेल्स हमने लिए, जो कीले हमने लिए थे, उन कीलों को कनेक्ट कर देना है 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी। उसको किसमें कनेक्ट कर देना है, 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द बल्ब एंड स्विच। मतलब वो बैटरी को कनेक्टेड रहेगा बल्ब और स्विच। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर ये सपोज अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में हमने क्या रख दिए, कॉर्क रख दिए। रफ में मैं डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ पर आपका एक नेल है, यहाँ पर दूसरा नेल है। तो ये जो 2 नेल्स के जो एंड है, इसको हमें कनेक्ट कर देना है, इसको हमें कनेक्ट कर देना है एक बैटरी के साथ में। इसको हमें कनेक्ट कर देना है एक बैटरी के साथ में। ओके, उसी को अटैच रहेगा आपका एक बल्ब और साथ ही साथ में अटैच रहेगा आपका स्विच। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये मैंने रफ डायग्राम बनाया हूँ, ये मैंने रफ डायग्राम बनाया, लेकिन आपको समझना है। तो जो 6 वोल्ट की बैटरी है वहां से करंट पास होगा। तो जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब वो नेल्स को हमने रखे तो क्या उसमें चेंजेस आते हैं वो हमें देखना है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं। देखो फिर क्या बोला गया है, नाउ pour the some dilute solution in a beaker, HCl solution in a beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. What do you observe? मतलब यहाँ पर सीधी स्टेप है। हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले लेना है ये रबर कॉर्क। रबर कॉर्क में हमें लगाना है आयरन नेल्स। ये है रबर कॉर्क। ये जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये है डाइल्यूट HCl का सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें एक रबर कॉर्क प्लेस कर देंगे, अटैच आयरन के नेल्स उसमें अटैच रहेंगे, जो कि उस रबर कॉर्क में फंसाए जाएंगे पूरे तरीके से। उसके बाद में हमें लेना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। उसके बाद में ये जो आयरन नेल्स है इसको कनेक्ट कर देना है बैटरी, बल्ब और स्विच के साथ में। तो अब जैसे जैसे हम स्विच ऑन करके बैटरी से करंट पास करेंगे तो हमें यहाँ पर देखने मिलेगा कि ये जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। ये जो बल्ब है वो क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ग्लो हो रहा है मतलब कि वहाँ पर क्या कंडक्ट होंगी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंडक्ट होंगी, इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है? हाँ, और यही सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करना है H2SO4 के साथ में, वही रिपीट करना है हमें ग्लूकोज के साथ में, और वही रिपीट करना है फिर से अल्कोहल के साथ में। तो जब हम वो रिपीट करते हैं तो मैं आपको डायरेक्ट उसका कंक्लूजन बता देता हूँ कि जब हम वो रिपीट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जब एसिड लाइक H2SO4 एंड HCl इसके साथ में जब हम रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। वो क्या कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी भी कैसे क्यों कंडक्ट हो रही है वहाँ पर, बिकॉज ऑफ कि वहाँ पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव से 2 आयन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन्स और Cl माइनस आयन्स इन केस ऑफ HCl। HCl के केस में हाइड्रोजन प्लस आयन्स और Cl माइनस आयन्स, ऐसे 2 आयन्स फॉर्म हो रहे हैं। तो वो चार्ज पार्टिकल बन गया अभी वहाँ पर।
और चार्ज पार्टिकल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसे जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वैसे वैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी। समझ में आ रहा है? तो एसिड के केस में क्या होगा, जब HCl की हम बात करेंगे तो वो जो फ्लो ऑफ चार्जेस या फिर फ्लो ऑफ आयंस होगा उस वजह से वहाँ पर क्या कंडक्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई मतलब कि वहाँ पर बल्ब ग्लो होगा। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज और अल्कोहल की तो वहाँ पर चार्जेस सेपरेट ही नहीं होते, हाइड्रोजन आयंस सेपरेट ही नहीं होते। तो इस वजह से वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा कि जो आयंस है वो फॉर्म ही नहीं होंगे वहाँ पर, और आयंस फॉर्म नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी क्या, नहीं होगी। बस वही कंक्लूजन बताया गया। तो इस पर से हमें ये पता चलता है, इस पर से हम ये एक पता कर सकते हैं कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर नॉट ऑलवेज एन एसिड। सभी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड रहेंगे क्या, नहीं। ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका कंक्लूजन। उसके बाद में हमें टॉपिक है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। मतलब कि जो हमने ये बताया, जब वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस रहते हैं तो क्या होता है, उनमें क्या तैयार होता है। तो ये तो आपको क्लियर ही हो गया अभी सभी बच्चों को कि क्या क्लियर होता है वो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो यहाँ तक के हम अभी पूरा पढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं समझता हूँ आपको एक्टिविटी नंबर 2.8 भी समझ में आ गई। 2.9 का भी एक्सप्लेनेशन मैं दे दूंगा आपको इन द नेक्स्ट क्लास। और फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की ओर, ठीक है। तो देखो बेटा, आज के क्लास में आपको अटेंडेंस लगाते रहना है, अटेंडेंस लगाओ, लास्ट में भी और स्टार्टिंग में भी लगाते रहना था आपको। उसके बाद में आपको यहाँ तक के पूरा पढ़ के रखना है और इसी के साथ में आज का क्लास खत्म होता है।